नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। एमबीबीएस के स्टूडेंट के धरने का समाधान आखिर कब निकलेगा, क्योंकि 1 महीने के बाद यह सवाल आज भी बरकरार है। हालांकि सरकार की तरफ से हड़तालू स्टूडेंट को मनाने की कोशिश लगातार जारी है। बुधवार को मेडिकल स्टूडेंट के डेलीगेशन ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ मुलाकात की। हरियाणा निवास पर हुई बैठक के बाद बॉन्ड पॉलिसी में कई बदलाव भी किए गए। सरकार ने 7 साल के बॉन्ड एग्रीमेंट की समय सीमा को घटाकर 5 साल का कर दिया और इस 5 साल में पीजी की पढ़ाई को भी शामिल किया गया है। बॉन्ड की राशि जो कि पहले 40 लाख थी उसको घटा करके 30 लाख कर दिया गया। छात्राओं के लिए 10% की छूट का भी इसमें फैसला किया गया। इस राशि में संस्थान की फीस शामिल नहीं है। इसके साथ यह फैसला भी लिया गया कि अगर एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे किसी छात्र के साथ कोई अनहोनी होती है तो उसका परिवार बॉन्ड राशि भरने के लिए बाध्य नहीं होगा। पढ़ाई के बाद 1 साल के भीतर एमबीबीएस छात्र को सरकारी नौकरी यानी कि अनुबंधित तौर पर दी जाएगी और अगर कोई छात्र पढ़ाई पूरी करने के बाद प्राइवेट नौकरी करता है और उसका वेतन सरकार के द्वारा मेडिकल ऑफिसर को दिए जा रहे वेतन से कम है तो उसे तब तक बॉन्ड की राशि नहीं देनी होगी जब तक उसका वेतन मेडिकल ऑफिसर के वेतन के बराबर या उससे ज्यादा नहीं होता है। ऐसी स्थिति में सरकार उसे अनुबंधित नौकरी का ऑफर करेगी। तो ये कुछ परिवर्तन हैं जो कि किए गए हैं स्टूडेंट्स का, लेकिन धरना अभी भी जारी है। अब 7 साल के एग्रीमेंट को 5 साल का किया गया और कुछ बदलाव अभी फिलहाल सरकार के साथ जो वार्ता हुई उसके बाद शामिल है। तो इस पूरे विषय को लेकर के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारी योजना यही है कि जितने डॉक्टर सरकारी कॉलेज में पढ़ के आते हैं उनकी ज्यादा संख्या सरकार के साथ जुड़ करके रहे, तभी हमने ये 7 साल की बॉन्ड की पॉलिसी की थी। लेकिन फिर भी हमारे ऐसे विद्यार्थियों को थोड़ा ज्यादा समय लगा तो हमने उस बातचीत के माध्यम से कुछ उसमें परिवर्तन किए हैं और वो जो परिवर्तन किए हैं उसकी जानकारी मैं आपको देता हूँ। पहला तो इस समय को 7 साल की बजाय 5 साल कर दिया है। बहुत प्रदेशों में 5 साल पहले भी चल रहा है, हमने उसको 5 साल किया है और इसमें हालांकि डिमांड इसकी कम थी लेकिन फिर भी अपनी ओर से हमने जो पीजी का टाइम पीरियड है 3 साल वो इसके अंदर इंक्लूड कर दिया है। यानी एमबीबीएस करने के बाद अगर कोई विद्यार्थी पीजी भी करता है तो 5 साल के अंदर वो भी काउंट हो जाएगा। बहुत बड़ी राहत है पीजी करने वालों को इससे मिलेगी। जो राशि हमने तय की थी कि 40 लाख रुपए का बॉन्ड माइनस फीस लगभग 4.5 लाख की 4 सालों में ली जाती है। अब उसको 10 लाख रुपए कम करके 30 लाख माइनस फीस अर्थात 25-26 लाख ही उसकी राशि बनेगी और ये सबको नहीं पे करनी है। पे केवल वही करेंगे जो कहीं अगले 5 साल में एमबीबीएस करने के बाद सरकारी जो उनको सैलरी मिलती है उससे ज़्यादा पैसा अगर वो कहीं लेने के लिए प्राइवेट नौकरी में जाते हैं तभी उनको पे करना है और उसमें मैक्सिमम उनकी जो 1 साल की आरएमआई बनेगी वो लगभग 40-50 हज़ार के आसपास बनती है। लेकिन अगर वो कहीं 1.5 गुना से आसपास कमाते हैं तब जाकर के उनको वो देना है। अगर 1 लाख से ज़्यादा कमाते हैं तो उसमें जो पार्ट पेमेंट होगा वो करेंगे, बाकी पार्ट पेमेंट सरकार करेगी। तो एक सुविधा इस नाते से ये भी दी गई है। और एक विषय था, इनकी डिमांड थी कि सरकारी नौकरी अगर नहीं मिलती और किसी को प्राइवेट भी नहीं मिलती तो उसके लिए जॉब गारंटी वो भी हमने दे दी है कि 1 साल के अंदर उसको कंट्रेक्चुअल लेवल पर हम नौकरी देंगे। 1 साल तक नौकरी करने के लिए छूट है जहाँ भी उसको मिलती है, सरकारी अथवा प्राइवेट, या कोई अपनी भी प्रैक्टिस करना चाहे करे, और नहीं मिलती है तो 1 साल के अंदर उनको कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट दे करके, क्योंकि हमारे पास डॉक्टर्स की बहुत बड़ी आवश्यकता है तो हम उनको जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के हमारे हॉस्पिटल्स हैं, डिस्पेंसरीज हैं, उन सब में भी उनकी सेवाएं ये ली जाएगी। इसलिए इस विषय पर भी हमने उनको लाभ दिया है। बॉन्ड तो 5 साल में विड्रॉ नहीं होगा, बॉन्ड तो 5 साल के लिए ही है। बॉन्ड यानी ये रीपेमेंट ऑफ एक प्रकार का जो पेमेंट है उसी का बॉन्ड है ये। अगर कोई पहले पूरी पेमेंट वापस करके और जाना चाहता है तो वो बॉन्ड निरस्त हो जाएगा, क्योंकि ये बॉन्ड बैंक के साथ है। 1 साल में तो 1 साल में कहीं कर ले, यानी वो बाद में अपनी कमाई में से बैंक को पैसा देगा। तो ये लोन जो है उसका बैंक से लिया जाएगा और बैंक का, सरकार का और विद्यार्थी का ये ट्राइपार्टाइट एक एग्रीमेंट होगा। 5 साल के अंदर सरकारी नौकरी से ज्यादा पैसा कमाता तो देगा, उसको इनकम लिंक बेस ये कर दिया है ताकि हर किसी को देने की आवश्यकता नहीं है। केवल जो
प्राइवेट नौकरी के लालच में लोग बाहर जाते हैं और सरकारी नौकरी नहीं करते हैं, केवल उन्हीं के ऊपर ये इस पैसे का वजन है, अन्यथा किसी के ऊपर वजन नहीं। सरकारी नौकरी जब तक करेगा इन्हें 5 साल तक वो पूरा पैसा सरकार ही देगी हर महीने की जो उसकी। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल को आपने सुना, लेकिन डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी ये कहा कि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी मुख्य मांगों को सरकार ने माना है और इसके अलावा अब स्टूडेंट्स को अपना धरना प्रदर्शन समाप्त करना चाहिए। देखिए, मेरी मुलाकात जब मैं रोहतक गया था 7 इनके छात्र नेताओं से, मेरे आगे उनने 4 पॉइंट्स रखे थे। पहली चीज कि जब हम एमबीबीएस से एमडी और एमएस की ओर जाएंगे तो क्या हमारा बॉन्ड कैरी फॉरवर्ड होगा, और मुझे लगता है सीएम साहब ने उस पर कल सहमति दे दी। बल्कि उस केस के अंदर जब वो एमडी करेंगे तो वो पीरियड भी बॉन्ड के अंदर ट्रीटेड पीरियड के तौर पर काउंट होगा, जो कि उनकी बात की सहमति। दूसरी चीज 40 के आंकड़े को नीचे लाने की बात है। मैं तो सीएम साहब का धन्यवाद करता हूँ कि एक बार हमने डिस्कशन करी और उन्होंने कल सहमति जताई कि इसको कम कर 30 लाख कर दिया जाएगा, जो कि ऑप्टिमम 25 लाख रुपए ही बच्चे के ऊपर 25-23 लाख रुपए पड़ेगा। तीसरा विषय उनका था कि अगर गवर्नमेंट जॉब अश्योरिटी नहीं देती तो क्या बॉन्ड का बर्डन हमारे ऊपर तब रहेगा, और इस पे बड़ी अच्छी तरीके से कल निर्णय ले लिया गया है कि बॉन्ड का अगर गवर्नमेंट अश्योर्ड आपको कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब नहीं दे पाती 1 साल के अंदर अंदर, तो आपको बॉन्ड भरने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट विल बेयर इट। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में प्रैक्टिस नहीं करते, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में प्रैक्टिस करते हो तो आप वहां से बॉन्ड की जो किस्त है। तो वहीं इस पूरे विषय को लेकर के स्टूडेंट्स का कहना है कि जो बातें सरकार के साथ में हुई हैं उसको लिखित में सरकार को देना चाहिए, तभी वो अपना धरना प्रदर्शन समाप्त करेंगे। हम पूर्णतः संतुष्ट नहीं हैं उनकी बातों पे, क्योंकि अभी तक हमारे को पहली बात तो ना तो कुछ रिटर्न में मिला है। जब तक रिटर्न में नहीं आ जाता तब तक हम लोग स्ट्राइक को ऐसे खत्म करना नहीं सोच सकते, और सारी चीजें डिस्कस करी जा रही हैं अभी क्योंकि एकदम से इतने जल्दी इतना बड़ा डिसीजन नहीं लिया जा सकता। नहीं, उन्होंने बस अमाउंट कम किया है, 10 लाख 40 लाख का 30 लाख बना दिया। अब देखो 30 लाख भी ज्यादा मतलब कम नहीं होता, बहुत ही ज्यादा अमाउंट है 30 लाख भी, और 7 साल का 5 साल कर दिया है, ये हुआ है बस। नहीं, ऐसा नहीं है, कोई राजी नहीं, और रिटर्न में तो अभी तक कुछ आया ही नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, उन्होंने मीटिंग में ये बोला था कि क्यों ना हम 20-21 से हटा दें और 22 पे लगा दें, 22 बैच पे। फिर हमारे जो गए थे रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने मना कर दिया कि रूल होगा तो सब पे होगा। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है 20-21-22 पे कर देते हैं, लेकिन 23 पे तो हम लगाएंगे। ये कौन सी बात हुई? इसका मतलब तो ये है कि सरकार को बस पैसों से मतलब है, पैसे चाहिए, ये बैच नहीं तो अगला बैच दे देगा, वो नहीं तो वो दे देगा। सरकार अगर कुछ करना चाहती है तो ये है, हमारी यही मांग है कि 1 साल की कंपलसरी रूरल सर्विस लगा दो, कंपलसरी सर्विस लगा दो, पैसे का वही पैसे का बीच से हटा दो। पैसे का अगर सरकार को पैसे से मतलब है तो ही वो बीच में पैसा और बैंक घुसा रही है ना, बैंक को हटाओ, पैसे को भी हटाओ, सीधी कंपलसरी रूल ही बना दो कि जो एमबीबीएस करेगा वो 1 साल सर्विस करेगा। अगर वो बैच 800 के करीब बच्चे आते हैं, एक बैच से 800 डॉक्टर मिलेंगे, वो बैच निकलेगा, अगले 800 आ जाएंगे, उससे अगले 800 आ जाएंगे, ऐसे पूरी साइकिल भी बनी रहेगी और डॉक्टर्स की कमी भी। तो चलिए, ये तो बात आपने सुनी सरकार की और स्टूडेंट की, लेकिन इसको लेकर के विपक्ष की तरफ से भी आपको बता दें कि लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। सांसद दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से भी कहा गया कि वो इस मुद्दे को सदन में भी उठाएंगे और राज्य के अंदर विधानसभा में भी सरकार को इस मुद्दे पर जवाब देना होगा। ये बॉन्ड पॉलिसी ही नहीं का नाम ही गलत आप लोग लिख रहे हो प्रेस में। ये बॉन्ड पॉलिसी नहीं है, ये एक तरीके से डेफर्ड फीस पॉलिसी है। ये बॉन्ड नहीं है, फीस है। फीस को डेफर करने का एक तरीके से ये इनकी एजुकेशन के संबंध में जो एक्सपेंसेस हैं और आगे अपने मेडिकल जो इनको कॉलेजेस खोलने के लिए जो एक्सपेंसेस करने हैं, बैंक के साथ टाई अप करके कहीं ना कहीं वो फीस स्टूडेंट्स पे थोपने की ये पॉलिसी है। इसीलिए इस पॉलिसी के खिलाफ जो स्टूडेंट्स की जो ये एजिटेशन है, ये पूरी तरीके से जायज एजिटेशन है। ऐसी पॉलिसी पूरे देश में, एक बार सत्यवान जी मेरा मोबाइल बाहर है क्या, पूरे देश में सारे स्टेट्स का भी आपने कंपैरिजन दिया, किसी स्टेट में इसके आसपास कोई पॉलिसी नहीं है। एक मेघालय के अंदर थोड़ी बहुत
वहां पर, मगर मेघालय के अंदर क्या परिस्थिति है वो हम नहीं कह सकते। वहां भी इन्होंने जो रखा है मेघालय के अंदर, वो भी लगभग जो 20 लाख के आसपास का मैं देख रहा था और 2 साल की सर्विस का था। ये सबसे क्लोजेस्ट है, नहीं तो ज्यादातर तो कोई है ही नहीं कंडीशन, जैसे यहां नहीं थी कंडीशन और किसी स्टेट में है नहीं। तो देख रहे हैं आप, कुल मिलाकर के इस पूरे विरोध प्रदर्शन में जो सबसे अहम बात है वो यही है कि आखिर ये विरोध प्रदर्शन समाप्त कब होगा, क्योंकि सभी ने अपनी अपनी बातों को रखा है। आज बड़ी बहस के कुछ अहम सवाल इसी से संबंधित, उस पर नजर डालते हुए इसके बाद आज चर्चा में आगे बढ़ेंगे। सवाल आज की बड़ी बहस का सबसे पहला महत्वपूर्ण यही है कि बॉन्ड पॉलिसी में बदलाव जो हुआ है, क्या धरना प्रदर्शन खत्म होगा, यही सवाल सबसे अहम है। दूसरा सवाल यह है कि सरकार ने जो ऑफर दिया है, अब इस पर स्टूडेंट का रुख क्या रहेगा, यह भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तीसरा सवाल यह है कि स्टूडेंट्स के धरने को क्या राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, क्योंकि हर चीज में आप देखते हैं कि यह बात भी कही जाती है कि इस पर राजनीति हो रही है या इसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश है, तो क्या इस विषय में भी ऐसा ही हो रहा है? आज इन्हीं तमाम सवालों के साथ आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं। अनुज कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं। अनुज, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। प्रवीण अत्रे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रवीण अत्रे जी, आपका स्वागत है। रविंद्र ढूल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। रविंद्र ढूल जी, आपका स्वागत। रजत पंजेटा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। रजत पंजेटा जी, आपका भी स्वागत। और डॉक्टर सारिका वर्मा जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर सारिका वर्मा जी, आपका भी स्वागत है। अनुज, आपसे ही मैं शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि 2 बार हम लोगों ने देखा, अधिकारियों के साथ आप लोगों की चर्चा हुई, कल मुख्यमंत्री के साथ भी आप लोग बैठे, 2 दौर की वार्ता कल भी हुई। उसके बाद जो बात सरकार की तरफ से या जो ऑफर या जो पॉलिसी के अंदर बदलाव की बात कही गई, इसको आप लोग सबसे पहले तो किस तरह से देख रहे हैं और क्या इसमें अभी भी आपको कमी नजर आ रही है? क्योंकि विरोध तो, धरना प्रदर्शन तो अभी भी चल रहा है, क्या कारण है अनुज? जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा, आपने इस चैनल पे आने का मुझे सौभाग्य दिया। और जी, जहां तक पॉलिसी की कमियों की बात है, 2 बार नहीं, सबसे पहले हमें डीएमईआर सर के साथ बातचीत हुई, फिर एसीएस मैम के साथ, फिर पीएससीएम के साथ हमारी दो बार मीटिंग हुई, 4 से 5 घंटे की। और फिर उसके बाद सबसे लास्ट में सीएम सर के साथ हमारी मुलाकात हुई। तो जो उन्होंने जो ये पब्लिक एड्रेस कर रहे हैं कि जो राहत दी है 7 साल से 5 साल किया गया है और 40 लाख से जो 30 लाख किया गया है, वो कोई राहत नहीं है। हमारी जो मुख्य डिमांड है वो ये है कि जैसे जो एक सर्विस बॉन्ड का प्रिंसिपल होता है कि आप सरकारी संस्थानों में पढ़ रहे हैं, तो आपका उत्तरदायित्व और एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप उस स्टेट को सर्व करें, लेकिन एक जस्टिफाइबल और एक रीजनेबल पीरियड के लिए, जो कि सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज को जस्टिफाई करती है। तो हमारी यही मांग है कि जब सारे के सारे प्रदेश के एमबीबीएस के छात्र ग्रेजुएट हो जाएं, उन सबको आप नौकरी दीजिए। और अगर सरकार सबको नौकरी देने में सक्षम नहीं रहती है या फिर कोई छात्र मिली गई नौकरी को ठुकरा देता है, तो उसके ऊपर से बॉन्ड माफ किया जाए। ठीक है, इसलिए आपको एतराज है डॉक्टर अनुज, क्योंकि अभी जो फैसला हुआ है या जो कल आप लोगों को ऑफर किया गया या सरकार जो परिवर्तन की बात कह रही है, आप ये कह रहे हैं कि ये आप लोगों के लिए काफी नहीं है? नहीं जी, हमारी मुख्य मांग ये है कि बच्चों को बांध कर ना रखा जाए 5 साल के लिए। हमारा मतलब ये है कि अगर बच्चे नौकरी करना चाहते हैं, उनको नौकरी दी जाए, और अगर कोई मिली गई नौकरी को ठुकरा दिया जाए तो उसके ऊपर बॉन्ड मुक्त हो जाना चाहिए। लेकिन जो भारत सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनका साफ साफ ये है कि बॉन्ड मुक्त कोई भी नहीं होगा। उन्होंने आज ट्वीट करके ये भी बताया है, अगर कोई परिवार में किसी के साथ अनहोनी हो जाएगी तो वही एक आखिरी विकल्प है जिससे बच्चा बॉन्ड मुक्त हो जाएगा। चलिए प्रवीण जी, इतने दौर की वार्ता होने के बाद भी आज भी स्टूडेंट कन्विंस नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि उनकी जो मुख्य मांगे हैं वो ये कह रहे हैं कि अभी भी बरकरार हैं, आप भले ही उसके ड्यूरेशन को कम कर रहे हो या बॉन्ड के जो रकम है उसको आप कम कर रहे हो, लेकिन वो काफी नहीं है स्टूडेंट के लिए। प्रवीण जी। नहीं, देखिए आयुष, पहले तो ये समझना पड़ेगा कि ये जो पॉलिसी है इसका उद्देश्य क्या है, उसके बाद बात आती है शर्तों की। देखिए, इस पॉलिसी का एकमात्र उद्देश्य है और वो है हरियाणा की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देना। और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं आप कब दे सकते हो? जब आपके पास पर्याप्त मात्रा में सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर होंगे। अब सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर कैसे होंगे? जो बच्चे सरकारी मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करके आते हैं, हरियाणा प्रदेश का जो एक्सचेकर है, हरियाणा प्रदेश की जनता जिसके पैसे से वो मेडिकल कॉलेज चल रहा है, वो भी ये उम्मीद करती है
कि साहब अगर आप मेरे में पैसे से एमबीबीएस करके आ रहे हो तो मैं भी आपसे उम्मीद करता हूं कि कुछ समय के लिए आप हमारी सेवा करो। और मुझे लगता है कि ये आपका नैतिक दायित्व भी है, क्योंकि आप जब सरकारी मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करते हो तो आप बेहतर जानते हो बनिस्पत प्राइवेट के आप एक रियायती दर पे डॉक्टर बनते हो। वो पैसा जो है वो हरियाणा की जनता का है और हरियाणा की जनता ये उम्मीद करती है कि आप जब डॉक्टर बन जाए तो कुछ समय के लिए आप हमारी सेवा करें, हमें बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं दें। ये उद्देश्य है इस बॉन्ड पॉलिसी। अब देखिए अनुज एक बात कह रहे थे कि अगर सरकार नौकरी नहीं देती तो बॉन्ड मुक्त हो जाना चाहिए बच्चे को। सरकार तो कह रही है ये बात। सरकार ने कहा कि विद इन 1 ईयर अगर हम आपको कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब नहीं दे पाते तो आप बॉन्ड मुक्त हो जाओगे। सरकार तो बोल रही है, सरकार ने कब मना किया है? लेकिन सरकार ये कहती है, देखिए मांगे क्या थी? मांगे ये थी कि साहब आपने जो 7 साल का पीरियड रखा है वो ज्यादा है। सरकार ने कहा ठीक है इसको 5 साल कर देते हैं। कहा कि जो 40 लाख रुपया आपने रखा है ये ज्यादा है। अनुज में आऊंगा, डॉक्टर अनुज एक एक करके सबका रिएक्शन लूंगा, मैं फिर आऊंगा आपके पास। हाँ प्रवीण जी। बच्चों ने कहा कि साहब ये जो 40 लाख आपने रखा है ये ज्यादा है। सरकार ने कहा ठीक है इसको 30 लाख कर देते हैं। और तो और जो बच्चियां हैं, जो फीमेल डॉक्टर्स, जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं, उनको इस पे भी 10% की रिबेट दे देते हैं, माइनस फीस कर देते हैं। सरकार ने तो वो सब बातें मानी। जब सरकार आपकी बात मान रही है और सरकार आपको अपना उद्देश्य भी बता रही कि हमारा उद्देश्य ये है कि सरकार जो हमारी हरियाणा की जनता है उसको बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिले, लेकिन अब जो आपने सवाल किया राजनीति का, इससे बड़ी राजनीति क्या होगी आयुष? जब दीपेंद्र हुड्डा ये कहें कि जब बाकी प्रदेश जहां पे बॉन्ड पॉलिसी है वहां मैक्सिमम 2 साल का पीरियड है और उन्होंने नागालैंड का नाम लिया। अब देखिए अगर एक मेंबर पार्लियामेंट, राज्यसभा का सदस्य ऐसा झूठ बोले तो कैसा चलेगा? हरियाणा जो इस बॉन्ड पॉलिसी की वो बात कर रहे हैं वहां पीरियड 5 साल है। कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहां 2 साल है, लेकिन कुछ जगह 5 साल। और जब जिस पर्टिकुलर प्रदेश की आप बात करते हैं तो आपको इस बारे में जिक्र करना चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप एक सिलेक्टिव बात करके इसके ऊपर राजनीति करने की कोशिश करें। एक तरफ देखिए प्रदेश के मुख्यमंत्री चिरायु नहीं, लेकिन प्रवीण जी वो तो सीधे तौर पर ये भी कह रहे थे कि आप लोग तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए इसको लेकर के आए ताकि वहां से जो पैसा कलेक्ट हो वो आप जो कह रहे हैं ना कि आप यहाँ पे मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, आप यहाँ पर ये करने वाले, वहां पर आपको पैसा लगाना है। साफ सीधी ये बात है। देखिए अब हैरानी होती है इस पॉलिसी में, जो बच्चे 5 साल सरकारी सेवा में रहेंगे उनका पैसा बच्चों को नहीं भरना, वो कौन भरेगा? सरकार। तो सरकार पैसा कमा रही है या पैसा खर्च कर रही है? केवल उन्हीं बच्चों को पैसा जमा करना होगा जो बच्चे सरकारी सेवा की बजाय प्राइवेट नौकरी में जाना चाहेंगे, नंबर 1। नंबर 2, प्राइवेट नौकरी में भी अगर उनको सरकारी नौकरी से ज्यादा आमदन होगी, और ज्यादा आमदन भी क्यों? क्योंकि जो उनकी ईएमआई बनेगी लगभग 40-45 हजार रुपए बनेगी। अगर उनकी आमदन 1.5 गुना ज्यादा होगी प्राइवेट नौकरी में तो वो अपनी ईएमआई भरेंगे। अगर उनकी 1 लाख से ज्यादा होती है लेकिन तो प्रवीण जी ये स्टूडेंट समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? फिर मुझे ये बताइए, क्योंकि आप लोगों ने तो 3 बड़ी बैठकें कर ली हैं, क्योंकि 2 बड़े अधिकारियों के साथ हम लोगों ने देखी, कल मुख्यमंत्री के साथ हो गई, लेकिन आज भी अगर स्टूडेंट धरने पर बैठे हुए हैं आपके इन ऑफर्स के बाद भी, तो फिर कैसे इसमें हम आगे बढ़ेंगे? समाधान क्या है? आपके सवाल का जवाब देता हूं। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी से बच्चों की बात हो गई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बदलाव आके मीडिया में बता दिए कि हम ये बदलाव करने जा रहे हैं। कुछ बच्चों ने सहमति व्यक्त की, लेकिन अभी मैं आपके यहाँ एक बाइट सुन रहा था, एक बच्चा ये कह रहा था कि साहब हमें रिटर्न में कुछ नहीं दिया। अब ये बात तो मुझे लगता है हर पढ़ा लिखा व्यक्ति जानता है कि जो बदलाव हुए हैं पॉलिसी में, जब आपकी सहमति से वो पॉलिसी के अंदर चेंज हो जाएंगे, और जब चेंज हो जाएंगे तो वो रिटर्न में आपके पास पॉलिसी आ जाएगी। ये तो सभी जानते हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर ये तर्क करके हम हड़ताल पे बैठ जाए कि साहब हमें रिटर्न में अभी तो कुछ नहीं दिया इसलिए हम हड़ताल पे बैठे, अब आप समझ सकते हैं क्यों नहीं मान रहे। ठीक है, आप समझ रहे हैं मेरी बात? जो आप दीपेंद्र हुड्डा जैसे लोग, देखिए एक और चीज मैं आपको बताता हूं, दीपेंद्र हुड्डा जैसे लोग, भूपेंद्र हुड्डा जैसे लोग अगर जाके झूठ बोलना शुरू करें। मैं आज एक प्रेस नोट पढ़ रहा था, भूपेंद्र हुड्डा साहब की तरफ से जारी हुआ है। आयुष देखिए कितना बड़ा झूठ बोला गया उसमें कि कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल में झज्जर बाड़सा के अंदर हमने कैंसर इंस्टीट्यूट दिया। 2012 में घोषणा जरूर हुई थी, लेकिन हुड्डा साहब भी ये जानते हैं कि उसका जो ओपनिंग है माननीय मोदी जी ने 2019 में की थी। उसकी ओपीडी जो है 2018 नहीं प्रवीण जी मैं समझ गया, आप ये कहना चाह रहे हैं कि राजनीतिक तौर पर जब आप उसमें राजनीति करेंगे तो इसलिए यह चीजें और बाहर आगे खींचती हैं। रविंद्र ढूल जी जवाब दीजिए। देखिए मैं
सुन भी रहा था, इसको समझने की भी कोशिश कर रहा हूँ। अभी मैं कुछ पढ़ भी रहा था। नेशनल मेडिकल कमीशन को गाइडलाइन और रिकमेंडेशन यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री को देने जा रहा है, और मेडिकल कमीशन का भी ये मानना है, सरकार की कॉन्स्टिट्यूटेड बॉडी है, एक रिकॉग्नाइज्ड बॉडी, रजिस्टर्ड बॉडी है, उसका ये मानना है कि ये जो बॉन्ड पॉलिसी है ये स्टूडेंट्स के लिए अनफेयर है। तो यानी कि हाईएस्ट जो बॉडी है, जो आपकी डॉक्टर्स की है इस देश में, वो प्रामा फेसी ये मानती है कि ये बॉन्ड पॉलिसी जो है स्टूडेंट्स के लिए अन्याय है। अब अन्याय का है तो इसको जो है हटाना बहुत ज्यादा आवश्यक और समय की जो है जो है जरूरत है। कहीं कम है, कहीं ज्यादा है, पूरे भारत के अंदर कहीं बिल्कुल भी नहीं है, अलग अलग स्टेट्स के अंदर इस तरह का है। तो मेरे हिसाब से पहली बात तो ये है कि इसके लिए गाइडलाइन जो है यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री को तुरंत से तुरंत देनी चाहिए कि भाई जो है स्टूडेंट्स को किस तरीके से आप काम करवाना चाहते हैं, स्टूडेंट्स को किस प्रकार से आप पढ़ाना चाहते हैं जी। और बॉन्ड पॉलिसी को पूरी तरह से विड्रॉ किया जाए, ये आज के दिन में समय की मांग है। और दूसरी चीज, मैं मुख्यमंत्री जी को सुन रहा था, प्राइवेट नौकरी के लालच में, लालच शब्द थोड़ा सा मैं मानता हूं निम्न स्थिति का, निम्न लेवल का वर्ड है। आप ये कह सकते हैं कि प्राइवेट नौकरी करने के लिए जो है शब्द, लालच शब्द बहुत गलत। अगर आप लालच की बात करते हैं, इसका मतलब निजी डॉक्टर्स को जो है ज्यादा पे मिलती है और आप सरकारी डॉक्टर्स को पे कम दे रहे हैं, तो इससे जो है इनकी डॉक्टर्स की एक और डिमांड जस्टिफाई हो जाती है कि हम सब लोग अंडरपेड है, काम ज्यादा करना पड़ता है लेकिन सरकार जो है तनख्वाह इनको कम देती है। यही वो कारण है जिनके कारण इनको सरकारी जो है उनके साथ में, हॉस्पिटल्स के साथ में जाने से ज्यादा बेहतर ये लगता है कि किसी निजी हॉस्पिटल के साथ जुड़े या अपना कोई निजी क्लिनिक लेकर के आए। तो राइट टू बिजनेस आपका फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। इस देश के अंदर नौकरी करना, अपनी मर्जी की जगह पे कमाई करना आपका मौलिक अधिकार है। इसको लालच का शब्द का क्या मतलब है यहाँ पे इस्तेमाल करने का? लेकिन सरकार का तर्क तो ढुल साहब ये भी है कि जो प्रदेश के अंदर जो डॉक्टर्स की कमी है उसके लिए कुछ तो आपको करना भी पड़ेगा ना, नहीं तो कल आप भी कहेंगे विधानसभा के अंदर खड़े होकर कि आपने डॉक्टर्स की कमी पूरी नहीं करी। बताइए। देखिए, मैं बता रहा हूँ, करिए रिक्रूटमेंट के अंदर आप अच्छी उनको लुक्रेटिव ऑफर दीजिए और लेकर के आइए, उसमें दिक्कत क्या है? भाई पूरे विश्व के अंदर डॉक्टर जो है सरकारी सर्विसेज के साथ जुड़ करके काम करना पसंद करते हैं। ये हरियाणा में या हिंदुस्तान में ऐसा क्यों होता है? इसलिए क्योंकि आप जो है अंडरपेड रखते हैं उनको डॉक्टर्स को। प्राइवेट सेक्टर उनको ज्यादा पैसा दे रहा है, वो ज्यादा कमाई करने में सक्षम है और अपने कैलिबर के हिसाब से बेहतर कमा पाते हैं। वहां पर उनको चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं, यहाँ पर आप नहीं देते हैं तो इसी कारण तो उनको जाना पड़ता है निजी में। अब उनको बेहतर बनाइए अपने लिए, ये कोई बात थोड़ी ना होती है। ठीक है, चलिए, आपने कहा कि आपको ये पॉलिसी वापस लेनी चाहिए या बेहतर लाइए। ठीक है प्रवीण जी, मैं आऊंगा, मुझे पता है आपका काउंटर रिएक्शन है, लेकिन मैं एक रिएक्शन पंजेटा जी से। पंजेटा जी, एक तो वार्ता हुई, सरकार का कुछ ऑफर है, स्टूडेंट आज भी धरने पर हैं, कैसे आप देख रहे हैं? क्योंकि प्रवीण जी ने कहा कि देखिए आप तो समझ जाइए, जब राजनीतिक रंग देने की कोशिश है तो बैठे हुए हैं। देखिए आयुष जी, ना तो ये मुद्दा ऐसा है, ना ये बच्चे किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं और ना ही इसको कोई राजनीतिक रंग कोई दे सकता है, चाह के भी नहीं दे सकता। ये एक डिफेंस में वर्ड यूज किया जाता है। मैं बहुत समय से हर मुद्दे पे सुनता आ रहा हूँ कि भाई राजनीतिक, जब अपनी कोई कमी है, आपने कुछ गलत किया है, तो चाहे किसान आंदोलन हो चाहे कुछ भी हो, आप हर मुद्दे पे बड़ा आसान होता है कि जो आप अपनी कमियां हैं वो दूसरों पे डाल के और राजनीतिक रंग की बातें दें। जहां तक अब बात करी दी है परवीन अत्रे जी ने, तो मैं रविंदर जी की बात को थोड़ा आगे और बढ़ाता हूँ। इन बच्चों को IMA की सपोर्ट है, उसके बाद HCMS डॉक्टर्स की है, फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन की सपोर्ट है इनको, और ये मेडिकल बॉडीज जो हैं, ये एसोसिएशन से अकेली यही नहीं इसको गलत मान रही हैं। भाजपा सरकार के हेल्थ मिनिस्टर हैं श्री अनिल विज जी। श्री अनिल विज जी ने इसको अपोज भी किया है, ऑब्जेक्ट भी किया है और अपने सजेशंस जो दिए हैं, रिमार्क्स जो दिए हैं इस फाइल के ऊपर, उसमें इसको ना लागू करने की बड़ी स्ट्रॉन्ग उन्होंने रिकमेंडेशन दी। उसके बाद इस फाइल को दोबारा मुख्यमंत्री का कार्यालय दोबारा मंगाता है और उसके बाद इसे अप्रूव करता है। दूसरा, यह बात हो रही थी, मुझे नहीं पता अत्रे जी ने मेघालय को नागालैंड कैसे सुना, लेकिन अगर सुन ही लिया है नागालैंड, तो मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारा पड़ोसी राज्य है पंजाब, उसके बाद मणिपुर, सिक्किम, वेस्ट बंगाल और नागालैंड। यहाँ पे ना कोई शर्त है पैसे की, ना कोई इनको बाध्य करने की कोई और शर्त है कि भाई आपको इतने साल रहना पड़ेगा, जबकि
मैं इसकी फेवर में हूं कि पैसे की शर्त की बजाय गवर्नमेंट इन्हें एश्योर्ड जॉब एम्प्लॉयमेंट दे। एक की बजाय आप चाहे उसको 3 साल बढ़ा दो। मैं उनको, अगर आपने सर्विसेज देनी है, उनकी सर्विसेज लेनी है बच्चों की, कहीं ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सरकार अगर कोई पैसा लगा रही है तो उनसे वसूली करने का उल्टा एक जरिया बनाना चाह रही है कि भाई हम इनके ऊपर इतना पैसा लगा रहे हैं तो हम इनसे पैसा वसूल करेंगे। ये एक सीधा सीधा यहाँ ये दिख रहा है, इस प्रतीत ऐसा हो रहा है। उसके बाद देश में कहीं भी इन राज्यों के अलावा, मैं वो भी बताऊंगा जिन राज्यों में 2-4 राज्य हैं जहां पे, लेकिन 7 साल की वहां भी नहीं है और इतना अमाउंट भी नहीं है, 40 लाख 30 लाख अमाउंट भी नहीं है, वो 2-3 राज्य हैं बस। उसके अलावा पूरे देश के अंदर 1 से 2 साल की अश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट भी है, ना कोई बॉन्ड पॉलिसी है। प्राइवेट के अंदर जरूर सीट्स बिकती हैं, लेकिन सरकारी के अंदर आप सीट्स ऐसे बेचने वाला मतलब अच्छा प्रतीत नहीं होता, क्योंकि मेरिट नहीं आएगी वहां, आपके पास स्क्रीम नहीं आएगी, मेरिटियस स्टूडेंट नहीं आएंगे, या तो मेरिट ले लीजिए या फिर सीटें बेच लीजिए। तो ये ऐसा ही, और ऊपर से प्रेशर, अगर एक देखिए गरीब बच्चा है वो निश्चित तौर पे आयुषी जो मर्जी या जिस मर्जी तरीके से इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करे। हम अगर एक अच्छा बच्चा लेते हैं, क्रीम उठाते हैं, मेरिटियस स्टूडेंट लेते हैं, उसके ऊपर पैसे का, अगर वो गरीब घर का है कोई, अभी मैं बहुत डिबेट्स कर चुका हूँ अलग अलग चैनल के ऊपर, एक हम स्टूडेंट ने बताया, मेरे फादर ड्राइवर हैं तो मैं नहीं अफोर्ड कर सकती, चाह के भी नहीं कर सकती, गवर्नमेंट ये नेगोशिएशंस में आ गई है पैसे वाली। तो वो उसने कहा कि मेरे ऊपर सेमेस्टर क्लियर करने का, प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करने का मेरे ऊपर प्रेशर रहेगा। इस प्रेशर में मैं अपने पढ़ाई पे ध्यान दूंगी या मैं इन चीजों पे ध्यान दूंगी। भी हमारे को कल को एक लोन की एक, चलो आपने बहुत सी इसके अंदर रिलैक्सेशन दी है, उसको डिनाई नहीं किया जा सकता, मैं मानता हूं कहीं रिलैक्सेशन दी है, लेकिन ये पैसे का अमाउंट जो है, ये तलवार अभी भी बच्चों पे लटकी रहेगी। पैसे वाले अमाउंट पर आपका एतराज है कि उसको सरकार को एक बार और फिर से देखना चाहिए। डॉक्टर सारिका जी, एग्रीमेंट है डॉक्टर सारिका वर्मा जी। नमस्कार, मैं यहाँ पे सिर्फ एक पॉलिटिकल डिबेट पे नहीं आई हूँ, मैं एक डॉक्टर की हैसियत से अपने सारे मेडिकल स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर रही हूँ। जो अभी मेरे से पहले सभी वक्ताओं ने अपने पॉइंट रखे, उसके पॉइंट वाइज मैं जवाब दे रही हूँ। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि कोई इंटरप्ट ना करे। पहली बात, सरकार कहती है कि डॉक्टरों की कमी है, डॉक्टरों की कमी है ही नहीं, पोस्ट की कमी है। इन्होंने जब भी 800 पोस्ट देते हैं तो 10,000 डॉक्टर अप्लाई करते हैं, तो आपके पास पोस्ट क्रिएट करना है, वो आपका काम है। इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करिए, मैं कई सालों से कह रही हूँ। दूसरी चीज, आपने कहा कि डॉक्टर के ऊपर आपका एक्सटेकर जो है बहुत करोड़, कितने लाखों रुपए खर्च रहा है। हाउ मच इज द एक्सपेंस ऑन मेकिंग अ डॉक्टर? अगर आप इसका ऑडिट करेंगे, एनाटॉमी हॉल के अलावा, एनाटॉमी प्रोफेसर के अलावा और कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जो मेडिकल स्टूडेंट के लिए काम करता है। बाकी सभी लोग हॉस्पिटल की सेवाएं प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो बायोकेमिस्ट्री हो, पैथोलॉजी हो, फोरेंसिक हो, मेडिसिन हो, पीडियाट्रिक्स हो, ऑर्थो, कोई भी डिपार्टमेंट सिर्फ टीचिंग नहीं करता। सारे डिपार्टमेंट जो हैं वो पढ़ाई काम करते हैं हॉस्पिटल में, और बच्चों को ऑन द साइड पढ़ाया जाता है। तो देयर इज नो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर ऑन क्रिएटिंग अ मेडिकल स्टूडेंट अदर देन द एनाटॉमी डिपार्टमेंट। तो ये प्लीज 40 लाख से ना ये 1.5 लाख रुपए आ जाता है। दूसरी चीज, अगर आप कहते हैं कि हम लोग ये इट शुड बी बिटवीन द डॉक्टर एंड द गवर्नमेंट, जब आप बैंक को इन्वॉल्व करते हैं, बैंक जो है, आप सरकारें तो बदल जाती हैं, 2-4 साल में बदल जाएंगी, और अगर जो बैंक है वो आपके पेरेंट्स से पैसा वसूल के रहेगा। लास्ट में हमने कहा कि लिखित में क्यों चाहिए, ये सीएम साहब की ना एक आदत बन गई है कि अनाउंसमेंट तो वो कर देते हैं, उसके बाद फॉलो अप ऑर्डर्स नहीं आते हैं, इसलिए जो ट्रस्ट डेफिसिट है। इन्होंने कोविड काल में कहा था कि स्कूल के पेरेंट्स को ट्यूशन फीस के अलावा कुछ नहीं देना पड़ेगा, लेकिन एक भी प्राइवेट स्कूल ऐसा नहीं है, इंक्लूडिंग वेयर माई चिल्ड्रन गो, जहां उन्होंने पूरी फीस लेके नहीं रखी, इंक्लूडिंग 10th स्टैंडर्ड के बच्चों का आईडी कार्ड तक नहीं दिया था जब तक पूरी फीस पे नहीं की। तो जब सीएम साहब ने डीईओ को ऑर्डर दिया ही नहीं, तो कैसे आप पे विश्वास करें कि जो आप कह रहे हो वो सच कहेंगे। तो और लास्ट पॉइंट है कि ये जो क्या बात कही आपने कि जो प्राइवेट नौकरी अगर आपको मिल गई, 45,000 ईएमआई है, अगर आपको 1 लाख की नौकरी मिली तो आपसे पैसे वसूले जाएंगे, तो बच्चा कितने में अपना घर कैसे चलाएगा? 24-25 साल का बच्चा है, आप सारी उसकी सैलरी आप ले लोगे, तो ये जो है बेबुनियाद है। सरकार जो है इन्वेस्ट नहीं करना चाहती हेल्थ पे। सीएम साहब ने खुद कहा था कि 7,000 करोड़ हमारा हेल्थ बजट है,
तो ये बच्चों से लेके रहेंगे। 7,000 crore फॉर 3 crore पॉपुलेशन इज लेस देन 3,500 रुपीज पर हेड। कि हमारा इतना बजट है तो हम बच्चों से लेकर रहेंगे। सीएम साहब की स्टेटमेंट आई हुई है, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। 7,000 से 10,000 करोड़ हमारा हेल्थ पॉलिसी है और इसीलिए मैं ये हम बच्चों से वसूलेंगे, ऐसा बोला सीएम। स्टेटमेंट है, मैंने खुद देखी है। आप उनका वीडियो है जो सारे मेडिकल स्टूडेंट्स ने भी देखा होगा। अच्छा, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ, सरकार का काम है हेल्थ और एजुकेशन पे इन्वेस्ट बिल्कुल सही है, सरकार होती इसीलिए वेलफेयर के लिए होती है सरकार, बिल्कुल सही बात है। अनुज, डॉक्टर अनुज, एक सेकंड, ठीक है सारिका जी, आपने बात रखी। डॉक्टर अनुज, डॉक्टर अनुज, हाँ, यहाँ पे पैनल में बैठे सभी की बातें बहुत ध्यान से सुनी, तो मैं भी उनसे आशा करता हूँ कि सभी मेरी बातें ध्यान से सुनिए। पहली बात, जहां तक की बात है नीड ऑफ डॉक्टर्स, HCMS की वैकेंसीज 2 से 3 साल में निकलती हैं। अब की बार जो 2022 में वैकेंसी निकली थी 940 पद निकले थे, जिनको एप्लीकेंट्स थे 7,500 से ऊपर। तो ये बात होती है कि डॉक्टर्स की कमी नहीं। दूसरी बात, हाँ मैं सरकारी कॉलेज से पढ़ा हूँ, मेरा नैतिक दायित्व और जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने स्टेट को सर्व करूँ। हमारी पहली मांग सिर्फ और सिर्फ ये थी कि हर एक साल जब 810 डॉक्टर मेडिकल ग्रेजुएट्स निकलते हैं, उनके लिए आप एक कंपल्सरी बॉन्ड सर्विस दीजिए। पूरे हरियाणा में कहीं भी किसी भी क्षेत्र में आप उनको पोस्टिंग्स दो और वो करेंगे। लेकिन अगर कोई मिली हुई जॉब को ठुकरा देता है तो उसके ऊपर जो ये लोन अमाउंट है वो एप्लीकेबल होना चाहिए। कल हमारी सीएम महोदय के साथ 4 घंटे जो वार्तालाप हुई है, उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ ये बताया गया, दिस इज नॉट एनी काइंड ऑफ बॉन्ड, दिस इज बेसिकली एजुकेशन लोन एंड द लोन इज डिपेंडेंट एंड बेस्ड ऑन द रिकवरी ऑफ आवर कॉस्ट ऑफ योर मेडिकल एजुकेशन। जहां तक बात ये कर रहे थे कि इनकम टैक्स पेयर्स के पैसे से पढ़ते हैं, जी हाँ, इनकम टैक्स पेयर्स हमारे ही माँ बाप हैं और हम एक सरकारी फीस दे रहे हैं नॉमिनल। और यहाँ पे हम ऐसे ही नहीं आए हैं, यहाँ पे हम बढ़िया रैंक लेके आए हैं। और सरकारी संस्थानों का यही मतलब होता है कि जो बच्चे मेहनत करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करके आते हैं, उन्हें एक सब्सिडाइज रेट पे पढ़ना चाहिए। और जहां तक दूसरी बात है कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स की, उन्होंने जो सैलरी है वो हमें कल क्लियर कर दी है, जो कि 46,000 से 54,000 के बीच की सैलरी, और उसमें भी कोई श्योरिटी नहीं है कि आपको कब तक मिलेगी। अगर मान लो कहते हैं 1 साल तक आपको जॉब देंगे, तो क्या 1 साल तक बच्चा ऐसे ही भटकता रहेगा? और अगर वो कहीं बाहर जाए प्राइवेट में तो उससे पैसे लेने लग जाए। और फिर दूसरी बात, जो ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट है बिटवीन द बैंक, स्टूडेंट एंड द इंस्टीट्यूशन, तो ये किस वजह से बैंक की इन्वॉल्वमेंट ही क्यों है? अब वो ये तर्क देते हैं कि री-इन्फोर्स करने के लिए। तो री-इन्फोर्स तभी होना चाहिए जब बच्चा मिली हुई जॉब को ठुकरा देता है। लेकिन ये बात क्लियर है कि जो बैंक जो लोन सैंक्शन कर रहा है, जब आपकी डिग्री पूरी हो जाती है उसके बाद सभी बच्चों पर लोन सैंक्शन हो जाएगा। ठीक है प्रवीण जी, अब जवाब दीजिए। देखिए बहुत कंफ्यूजन है आयुष, यहाँ पे कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं और मुझे लगता है कि अनुज के अंदर कंफ्यूजन ज्यादा है। जो ये सैलरी का विषय था, जिसको आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता यहाँ पे बात कर रही थी कि अगर आप 45,000 की बच्चा किस्त देगा तो उसका घर का गुजारा कैसे चलेगा वगैरह वगैरह, बड़ा स्पष्ट बताया था मुख्यमंत्री जी ने। पहली चीज तो ये कि जो बच्चा सरकारी नौकरी में रहेगा उसको पैसा नहीं देना, ये मुझे लगता है किसी को इस पे डाउट नहीं। दूसरी बात कि अगर वो प्राइवेट नौकरी में जाता है, प्राइवेट प्रैक्टिस में जाता है, उसकी आमदन सरकारी सैलरी से कम होती है, माने मेडिकल ऑफिसर से सैलरी से अगर उसकी आमदन कम होती है तो उस पर बॉन्ड पॉलिसी लागू, ये अमाउंट लागू नहीं होती। अगर उसकी आमदन सरकारी आमदन का 1.5 गुना, तभी 45,000 की इंस्टॉलमेंट की बात कर रहे, मेडिकल ऑफिसर की जो सैलरी है अगर उससे ज्यादा है, अगर थोड़ी ज्यादा है तो पार्ट पेमेंट पार्शली जो है कुछ सरकार देगी कुछ बच्चा देगा, और अगर 1.5 गुना यानी कि अगर 1.5 लाख सैलरी है तो वो पैसा करेगा, पैसा उसको जमा करना है। ये चीज सबको क्लियर होनी चाहिए और मुझे लगता है अनुज जी को विशेष तौर पे क्लियर होनी चाहिए। एक बात अनुज जी ने कही मुझे समझ नहीं आई कि सरकार नौकरी का ऑफर करे और बच्चा उसको अगर ठुकरा दे तो अमाउंट लागू नहीं होनी चाहिए। क्यों भाई? सरकार अगर ऑफर कर रही है, यही तो सरकार चाहती है, यही सरकार। नहीं अनुज जी बीच में मत बोलिए, बीच में ना अनुज जी बीच में ना बोलिए, आप अपनी बारी में बोलिए। तो दूसरे एक बात और देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। मेरे मित्र रविंदर ये कहते हैं कि सरकार ने सरकारी डॉक्टर्स को लो पेमेंट, मतलब वो काम ज्यादा करते हैं उनकी सैलरी कम है। तो हालांकि रविंदर जी जैसे व्यक्ति से मैं उम्मीद नहीं करता था, क्योंकि उनको पता है कि सर्विस रूल जो है वो कब से फ्रेम हुए हैं हरियाणा में और सर्विस रूल किस तरह से चलते हैं। वह उनसे आप यहाँ पे अगर वो ये तर्क देते हैं तो उनसे भी सवाल किया जा सकता है, साहब अगर आपको ये ज्ञान था तो जब आपकी सरकार रही है तो आपने क्यों नहीं है स्ट्रक्चर बदला। लेकिन ये एक बेतुका तर्क है कि अंडरपेड है वो। हम जानते हैं कि गवर्नमेंट का एक सर्विस रूल स्ट्रक्चर होता है, उसके हिसाब से जो है सर्विस के नियम्स और सैलरी की स्ट्रक्चर तैयार होता है।
अब यहाँ पे सरकार बड़ा क्लियर कह रही है कि अगर हम आपको कॉन्ट्रेक्चुअल, देखिए सीएम साहब ने ये भी क्लियर किया कि विद इन 1 ईयर कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब आपको ऑफर की जाएगी, लेकिन जिस पीरियड में आपको कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब ऑफर की जाती है उस पीरियड में अगर आप कोई काम नहीं कर रहे, ना बाहर सर्विस कर रहे हैं, ना बाहर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपके उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए बॉन्ड अमाउंट आपके ऊपर लागू नहीं होगी। जब सरकार आपको जॉब ऑफर कर देगी, आप जॉब में चले जाएंगे सरकारी में, तब आपके ऊपर लागू नहीं होगी। लेकिन अगर आप उस जॉब को स्वीकार नहीं करते और आप कहते हैं साहब मैं प्राइवेट, अब यहाँ पे एक बात कही जा रही थी कि देखिए प्राइवेट जॉब जो है उसके अंदर अपने रविंद्र जी कह रहे थे, रविंद्र जी बेहतर जानते हैं, भौतिकवाद का युग है, भौतिकवाद के अंदर लालच पैरेलल चलता है, हम सब जानते हैं इस बात को। बेहतर आमदन कौन नहीं चाहता। और प्राइवेट सेक्टर के अंदर तो ऐसी स्थिति भी है कि गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर मेडिकल ऑफिसर अगर 1-5-1-10 के करीब सैलरी लेता है, तो प्राइवेट सेक्टर में ऐसे ही मैं डॉक्टरों को जानता हूं जिनकी 4-4, 5-5 लाख रुपए सैलरी। तो मुझे ये बताइए आप किस तरह से जस्टिफाई करेंगे? सरकार और उद्देश्य समझना बड़ा जरूरी है। एक तरफ सरकार चिरायु योजना चला रही है, सरकार कहती है आयुष्मान का हमने विस्तार बड़ा कर दिया, हमने 28 लाख परिवारों को इसमें शामिल कर दिया। मुख्यमंत्री निरोगी योजना से मुख्यमंत्री जी ने लॉन्च कर दी कि हरियाणा के हर नागरिक का फ्री चेकअप होगा। जब सरकार स्वास्थ्य के ऊपर इतना चिंतित है तो हमें उसके लिए डॉक्टर भी तो चाहिए। कैसे ये योजनाएं पूरी होंगी? और उसके लिए हमें डॉक्टर चाहिए। अब ये कह रहे थे कि साहब देखिए अगर आप डॉक्टर 500 डॉक्टर की रिक्रूटमेंट होती है, उनके इंटरव्यू होते हैं, लिस्ट फाइनल होती है, लेकिन ज्वाइन करने मात्र 350 आते हैं, 150 ज्वाइन करने नहीं आते क्योंकि वो प्राइवेट में चले जाते। अभी जो साहब कह रहे थे कि साहब आप रिक्रूट कर लीजिए, साहब हम रिक्रूट कर रहे हैं, हमने 1265 डॉक्टर रिक्रूट किए, लेकिन जिस वक्त डॉक्टर की लिस्ट हम कहते हैं कि हमें 1500 चाहिए, तो उसमें से अगर 350 डॉक्टर ज्वाइन इसलिए नहीं करते क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं, क्योंकि उनको प्राइवेट सेक्टर लुक्रेटिव लगता है, अट्रैक्टिव लगता है, क्योंकि वहां पे उनको पैसा ज्यादा लगता है। लेकिन हमारा यह कहना है कि अगर आप सरकारी मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस कर रहे हो तो आपको सरकार हरियाणा प्रदेश के नागरिक की एक निश्चित समय के लिए सेवा करनी होगी। हम ये नहीं कह रहे कि आप पूरी लाइफ करो, हम कह रहे हैं कि 5 साल। उस पर तो ये भी है ना कि बच्चे तो वहां अपनी मेहनत से पहुंच रहे हैं ना। देखिए सरकार का दायित्व भी है कि भाई आप तो उनको एजुकेट करेंगे ना, लेकिन अब आप उसके रिफंड में आप ये कहें कि नहीं आपको बॉन्ड भरना पड़ेगा, ऑफर ठुकराते हैं तो आपको पैसा भरना पड़ेगा, तो ये जायज कैसे ठहराएंगे आप? देखिए नहीं, ये जायज इस तरह से है कि अगर सरकार आपको एक बेहतर मेडिकल कॉलेज दे रही है जहां पे एक बेहतर डॉक्टर बन रहे हैं, तो सरकार आपसे ये उम्मीद भी कर रही है कि आप अपना कुछ समय तो पैरेलल वो सेवा भी तो दे रहे हैं। वही तो सारिका जी ने बताया कि ऐसा तो है नहीं कि वो क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं, वो तो जा रहे हैं हॉस्पिटल्स में, वो तो बराबर पढ़ाई के दौरान कर रहे हैं। नहीं देखिए मेडिकल स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, इनिशियल जो कुछ पीरियड होता है, उसके बाद शायद इंटर्न के लिए जाना पड़ता है, जो भी है वो मैं इतना ज्यादा नहीं जानता कि डॉक्टर का किस तरह से। हम तो केवल इतना बात कह रहे हैं कि अगर आप सरकारी मेडिकल कॉलेज से पढ़ के डॉक्टर बन रहे हो तो आप एक थोड़ा समय सरकारी सेवा में दे दीजिए, इस आम जनता को दे दीजिए, इस आम जनता की सेवा को दे दीजिए। हमारा केवल ये उद्देश्य है कि इस आम जनता को भी बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत है। और अगर आपको लगता है कि मुझे बहुत ज्यादा कमाना है, मुझे बहुत अट्रैक्टिव लुक्रेटिव जॉब के अंदर जाना है, तो ठीक है आप जाइए, फिर उसके लिए आप ये बॉन्ड का पैसे दे दीजिए। ठीक है सारिका जी। हाँ सारिका जी, मुझे लगता है आप बेहतर मैं बताएंगे। ये कहना चाहती हूँ 2 चीजें हैं। एक, जैसे आयुष ने बताया कि लगातार सीएम कह रहे हैं हम वी हैव टू रिकवर द कॉस्ट ऑफ मेडिकल एजुकेशन। तो कॉस्ट ऑफ मेडिकल एजुकेशन 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख नहीं है। मैं आपको, आत्रे साहब मेडिकल कॉलेज नहीं गए, मैं दोबारा बता देती हूँ। पूरे 4.5 साल की पढ़ाई होती है, 1 साल इंटर्नशिप होती है। पहला 1.5 साल केवल जब एनाटॉमी हॉल में बच्चा होता है, वो इकलौता खर्च है जो मेडिकल स्टूडेंट पे किया जाता है। एनाटॉमी के अलावा फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री जो 2 और 3 सब्जेक्ट और होते हैं फर्स्ट ईयर में, वो भी हॉस्पिटल में जो काम करते हैं वो टीचर्स पढ़ाते हैं, तो कोई एक्स्ट्रा चार्ज लगता ही नहीं है। ये आपने प्राइवेट वालों को देखा कि प्राइवेट वाले 25 लाख रुपए, 40 लाख रुपए में सीट बेच रहे हैं, तो हम भी क्यों ना पैसा कमाएं। सरकार को गुमराह किया है, जिसने भी किया है गलत किया है। आप एक ऑडिट करिए, देखिए मेडिकल कॉलेज में एनाटॉमी हॉल के अलावा कोई और चार्ज नहीं लगता। ये 2 लाख 4 लाख जो आपने फीस वैसे भी अब 5 गुना कर दिए, पहले 80,000 हुआ करती थी, 2 साल पहले आपने 4.5 लाख कर दिए। ये भी एक मिडिल क्लास और लोअर इनकम ग्रुप के लिए बहुत ज्यादा है। तो सरकार का काम पैसे बनाना नहीं है, सर्विस प्रोवाइड करना है। अगर आप डॉक्टर अच्छे देना चाहते हो, आप मेडिकल कॉलेज खोलने में निवेश करना पड़ेगा। पैसे बनाने की मशीन नहीं है मेडिकल कॉलेज, आप ये फर्क समझिए। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में लायक ठीक है। रविंद्र ढोल जी, जो नीट में आते नहीं है, यहाँ पे आप बेस्ट के बेस्ट बच्चे आ रहे हैं, आप उनको भी मेरिटोरियस से हटा के हरियाणा नहीं, बिल्कुल सारिका जी, जिम्मेदारी तो है सरकार को, इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाना तो पड़ेगा ही ना। हाँ रविंद्र ढोल जी, देखिए कांग्रेस के टेन्योर से तो कंपैरिजन इसलिए नाजायज बन जाता है कि उस समय पर कोई ऐसी बॉन्ड पॉलिसी नहीं थोपी गई थी जो जबरदस्ती यहाँ पर आज थोपी जा रही है।
और दूसरी बात, मेडिकल स्टूडेंट्स की फीस भी बहुत कम थी आज के मुकाबले, जितनी आज जैसे डॉक्टर साहब ने बताया यहाँ पर। और जहां तक बात है, इससे आगे आई, जहां तक बात कितना मेडिकल स्टूडेंट्स के ऊपर खर्चा होता है या कितना नहीं होता है, इसके ऊपर मैं मेडिकल एक्सपर्ट के रूप में कम से कम मैं बैठूंगा नहीं। मेरा बिल्कुल विचार व्यक्त करने का मेरा बड़ा सीधा सा ही है, उद्देश्य है कि सरकार को किसी भी कीमत पे किसी भी नागरिक के ऊपर ऐसा कोई भी चीज नहीं थोप सकती जो कि उनके खुद के ही सामर्थ्य से बाहर की चीज है। अब आप ये समझिए कि एक तो आपने एक ऐसा सिस्टम बना दिया कि भी एक अमीर घर का ही बच्चा जो है डॉक्टर बन सकता है, और फिर आपने ये सिस्टम बना दिया कि जो बच्चा डॉक्टर बनेगा उसको देखिए कम से कम ऐसे ऐसे करके आपको जो है पैसा रिकवरी वाला जो सिस्टम है आप जो है रखिए। अब मैं कहता नहीं टेन्योर की क्या दिक्कत है, अब आपने दूसरे स्टेट्स के अंदर 2-2 साल 2.5 साल तक के भी टेन्योर्स है। पहली बात तो यूनिफॉर्म गाइडलाइंस होनी चाहिए, इस चीज के लिए मैं शुरुआत से कह रहा हूँ। केंद्र सरकार बनाने का प्रयास कर रही है, अगर वो बनाने का सच्चाई में प्रयास कर रही है जैसे कि मेरी न्यूज के सोर्स कह रहे हैं, तो उनको तुरंत प्रभाव से बनाए। इस बॉन्ड पॉलिसी को स्क्रैप करने की राष्ट्रीय स्तर पे बात चल रही है। तो पहले हमारे प्रदेश प्रवक्ताओं को यह पता करना चाहिए कि क्या केंद्र की मिनिस्ट्री इस बारे में क्या कर रही है। नेशनल हेल्थ जो अपना जो मेडिकल कमीशन है उसने कौन सी रिकमेंडेशंस दी हैं, और वो किस दायरे में जो है बॉन्ड पॉलिसी को खत्म करने की राष्ट्रीय स्तर पे बात चल रही है। जब वो जाएगी तो पूरे भारत से जाएगी, हरियाणा कोई एक्सेप्शनल राज्य नहीं है। अब जब यहाँ पर आपके खुद के हेल्थ मिनिस्टर के साथ में आपके जो है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, ये सवाल उठा था प्रवीण जी जवाब दीजिए। अनिल विज अगर सहमत नहीं है तो भाई ये सवाल तो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। नहीं, मैं दो चीजों का जवाब देता हूँ, इसका भी जवाब देता हूँ। एक मिनट रविंद्र, देखिए पहले तो रविंद्र जी ये कहते हैं कि आपको कांग्रेस के टेन्योर से कंपेयर नहीं करना चाहिए। हम नहीं कर रहे क्योंकि हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि कांग्रेस के टेन्योर में हेल्थ सर्विसेज के जो बुरे हाल थे, इसी वजह से तो इस सरकार को इनिशिएटिव लेके प्रदेश के अंदर मेडिकल कॉलेजेस बढ़ाने के ऊपर काम करना पड़ा, प्रदेश के अंदर नर्सिंग कॉलेजेस बढ़ाने पे काम करना पड़ा। कांग्रेस के टेन्योर में क्या हुआ था, 2012 में सोनीपत का वुमेन मेडिकल कॉलेज और 2013 में मेवात में हसन का मेवाती मेडिकल कॉलेज, यही तो था जो बनाया था कांग्रेस ने। इसलिए हम कंपेयर नहीं करते, क्योंकि हम उससे कंपेयर कर भी नहीं सकते, ना वो व्यवस्था हम चाहते। उस हालात को बदलने का प्रयास है, इसलिए हम ये काम कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, देखिए एक जो इन्होंने केंद्र की पॉलिसी की बात की है, रविंद्र जी बहुत अच्छे ज्ञाता भी हैं और ये एडवोकेट भी हैं, ये जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल संविधान के अनुसार जो है स्वास्थ्य जो है वो स्टेट इशू है, नंबर 1। सेंटर पॉलिसी लेके आता है, सेंटर ने तो आयुष्मान भारत नाम से योजना लेके आई थी, लेकिन कुछ ऐसी स्टेट है जिन्होंने लागू ही नहीं किया था। वेस्ट बंगाल उनमें से एक है, दिल्ली उनमें से एक है, क्योंकि स्टेट इशू है। सेंटर की पॉलिसी को उन्होंने लागू नहीं किया, तो इसलिए सेंटर की बात को ना किया जाए तो बेहतर है। सेंटर एक पॉलिसी लेके आएगी, जब स्टेट पॉलिसी आएगी तो स्टेट गवर्नमेंट उसको स्टडी करेगी। प्रवीण, जब आपके हेल्थ मिनिस्टर ही इस पर जो है राजी नहीं है, बताइए। हाँ देखिए, अब ये बात जो है ना, ये एक अखबार की न्यूज के हवाले से कही जा रही है, वो न्यूज मैंने भी पढ़ी है, लेकिन कहीं अगर स्वास्थ्य मंत्री ने बयान दिया हो या स्वास्थ्य मंत्री ने मीडिया में आके कही हो, तब तो मैं उस पर जवाब दूं। ये एक पत्रकार की ऑब्जर्वेशन है, मैं किसी ऑब्जर्वेशन पे कैसे बात कर सकता हूं? ठीक है, आप कह रहे कोई नाराजगी नहीं। पंजेटा जी, इसके आपको लग रहा है कि वाकई में बिना इस पॉलिसी को स्क्रैप किए इसका कोई समाधान सोल्यूशन नहीं है, विपक्षी होने के नाते, या आपको लगता है कोई बीच का रास्ता निकल सकता है अभी भी? आयुष जी, बीच का रास्ता भी निकल सकता है, लेकिन जब तक इसको सेंटर की पॉलिसी नहीं आती तब तक तो इसको स्क्रैप ही कर देना चाहिए। इसको अगर 2020 से अगर आप इसको होल्ड कर रहे थे, आप पॉलिसी लेके आए, तो अभी कोई इसका औचित्य नहीं बनता कि अगर सेंटर की जो आनी है आप वेट कर लीजिए उसके लिए। क्यों, ये गतिरोध भी समाप्त हो जाएगा। एक ही दिन में 1 महीना हो गया इनको बैठे हुए। जो सेंटर की कोई पॉलिसी आएगी वो सब पे लागू होगी। तो आप अपनी ऐसा कोई पॉलिसी ना लेके आइए, और अगर इनको कोई आपने कुछ लेके आना है तो सेवा करानी है, तो पहले तो बिल्कुल निश्चित तौर पे डॉक्टर्स की कमी है, निश्चित तौर पे डॉक्टर्स ज्यादा चाहिए। मगर देखिए पहले से ही वो 7,000 के आसपास जो जिन बच्चों ने अप्लाई किया वो भी आपके डॉक्टर्स ही हैं, वो भी बिना जॉब के बैठे हैं। तो आप पहले तो जॉब्स के लिए आप पहले पोस्ट तो बढ़ाइए, पोस्ट बढ़ाने के साथ साथ पर्क्स दीजिए, आप इंसेंटिव दीजिए उनको जो ग्रामीण अंचल में। दूसरा, पोस्ट बढ़ेंगी तो डॉक्टर्स बढ़ेंगे।
अगर इनके ऊपर अब कोई आपने कंडीशन लागू भी करनी है, पहले तो इन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, क्योंकि जो लेकिन पंजेटा जी, उस पर प्रवीण जी का काउंटर ये है कि हमने अगर मान लिया 1500 की वैकेंसी निकाली, हमने सिलेक्ट भी किया, तो उसमें से 1200 पहुंच रहे हैं, बाकी 300 पहुंच ही नहीं रहे हैं, डॉक्टर्स तो ज्वाइन ही नहीं कर रहे हैं, वो प्राइवेट चले गए, तो अब वो कैसे आप फुलफिल करेंगे? आयुष जी, हर साल नहीं आती इतनी वैकेंसी डॉक्टर्स का। मैं आपको बता रहा हूँ, बैकलॉग बिना जॉब के बैठे हैं 6-7 के आसपास। तो हर साल नहीं इतनी, आप हजारों की बच्चे ज्यादा है, आज भी अनएम्प्लॉयड बच्चे ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स की कमी है और वो सरकारी जॉब में अप्लाई नहीं करना चाहते, लेकिन एक मापदंड है, एक पेपर है, पेपर क्लियर के करे बिना तो नहीं हो सकता ना। लेकिन अगर आपने इन एमबीबीएस बच्चों को कुछ अश्योर्ड आप जॉब की, एम्प्लॉयमेंट की कोई गारंटी देंगे, आप अपने साथ लगाइए, उसमें कोई मैं देखिए इस बात में गवर्नमेंट का करना पड़ेगा। कोई भी अगर पैसे के अलावा सरकार 5 साल कर रही है, लेकिन 3 साल ये कह रहे हैं बच्चे 1 साल के लिए, अगर कोई बीच का रास्ता 3 साल का भी निकलता है तो इसमें अच्छी बात है, ये इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बहुत सी चीजों की मैंने आपको डिबेट के बीच में बोल दिया, कई जगह रिलैक्सेशन जरूर सरकार ने दिया, लेकिन ये नेगोशिएशन टर्म के ऊपर कि ये नेगोशिएशन हर बच्चे को सूट नहीं करेगी आयुष जी। कई बच्चों को फिर भी पैसे की, जो इकोनॉमिकली थोड़े वीक है और जिनका गुजारा नहीं चलता, उनके ऊपर आप कई बच्चे जरूर सहमति दे देंगे कि कोई बात नहीं, चलो ठीक है। लेकिन आप हर घर का आज के दिन महंगाई चरम सीमा पर है, गुजारा बहुत मुश्किल से लोगों का चल रहा है। कोई ऐसा नहीं है कि हर बच्चा, वो उसकी कीमत ही सबसे बड़ी है कि वो मेरिट है। नहीं, बिल्कुल सही है पंजेटा जी, परसेंट टू परसेंट बहुत सारी चीजें होती हैं जो डिफर भी कर जाती हैं। कोई चीज उससे पैसे से भी ऊपर वो चीज है, अगर वो फिर भी आके आप उसको ऐसी पॉलिसीज बनाइए कि ऐसी आप लेके आइए कि अगर वो स्टेट में सेवा करता है तो उससे बेहतर क्या बात है। मैं यहाँ पे मेरी बातों को दोनों प्रवक्ता ने बैक भी किया है, डॉक्टर सारिका जी ने भी बैक किया कि कोई पैसे कमाने की, कोई बच्चों को ये ना सोचिए कि भाई, और उन्होंने बता भी दिया बड़ा क्लियर करके, अगर आप सोच रहे हैं कि 40 लाख ये कोई कमाई का जरिया है, नेगोशिएशन करके देखिए इसमें पता क्या है, यहाँ पे फिर एक देखिए पंजेटा जी क्या बार बार कह रहे हैं कि जो बच्चा गरीब घर का है, जो बच्चा कमजोर घर का है, वो गुजारा कैसे करेगा। जबकि हम यहाँ पूरी तरह से स्पष्ट कर चुके हैं कि जो बच्चा मेडिकल सरकारी सेवा में आएगा उसको तो पैसा जमा ही नहीं करना, उसको तो कोई पैसा नहीं जमा करना। दूसरी बात, अरे सुनिए सुन लीजिए, बीच में ना बोलो यार, बीच में ना बोलो, अरे भाई बीच में ना बोलो, भाई बीच में ना बोलो, अरे भाई क्या समस्या है आपकी यार, मैं आपकी बात, अरे बाद में कर लेना, अपने समय पे कर लेना, अरे भाई अपने, ठीक है, अरे भाई अपने समय थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन हो जाता है, ठीक है। नहीं आईआईटी सुनिए। अब दूसरी बात, हम यहाँ कह रहे हैं कि अगर बच्चा प्राइवेट जॉब में जाता है और उसकी अर्निंग जो है मेडिकल ऑफिसर से 1.5 गुना ज्यादा हो, अब समझिए मेडिकल ऑफिसर की सैलरी 1 लाख रुपया, तो 1 लाख रुपया, मैं ये कह रहा हूं कि 1 लाख में गुजारा नहीं होगा। ये कहते हैं जी गुजारा कैसे होगा, अरे हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, गुजारा कैसे होगा, कितना गलत तर्क है ये। दूसरी बात, इन्होंने एक बात क्या कह दी कि देखिए 6 से 7 हजार डॉक्टर जो है वो बेरोजगार बैठे हैं। आयुष 2021 तक हरियाणा प्रदेश में एमबीबीएस सीटें जब हमारी सरकार आई थी मात्र 700 एमबीबीएस सीट्स थी, धीरे धीरे सरकार ने बढ़ाना शुरू किया, 2021 के अंदर सरकार उनको लेके आ गई 1735 सीट में। अगर 700 डॉक्टर हर साल तैयार हो रहे थे तो 7000 कैसे बेरोजगार हो सकते हैं? आयुष सोच के देखिए, क्या तर्कसंगत बात लगती है किसी तरह से? जिन्होंने क्या किसी तरह से लॉजिकल बात लगती है? वो 6000 किया, अरे यार मैं आपके इस बात में ऐसे बोल सकता हूं भाई, मैं आपको अरे कहीं के होता। चलिए ठीक है, अब आप लोग के आरोप प्रत्यारोप के बीच में चर्चा मुझे यही समाप्त करनी पड़ेगी, मेरे पास समय नहीं है। आप लोग का शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि हम लोग उम्मीद अभी भी ये कर रहे हैं कि जो बात या फिर जो ऑफर अभी सरकार ने दिया उस पर हल कैसे निकालेंगे और स्टूडेंट्स की जो अभी भी डिमांड्स हैं उस पर किस तरीके से संज्ञान लिया जाता है, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।